नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 23 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो दोस्तों 26 जनवरी की परेड होगी खास 1965 और 1971 के युद्ध में इस्तेमाल किए गए सेंचुरियन टैंक समेत कई हथियार भी दिखने जा रहे हैं। आपको बता दें, चाइना और पाकिस्तान को ताकत दिखाएगा भारत। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर शोपियां मुठभेड़ में 2 आतंकियों का खात्मा। गणतंत्र दिवस से पूर्व कई इलाकों में चल रहे हैं ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर ने कई आतंकियों को किए ढेर। तीसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का नया खेला लॉन्च किया, गुड गवर्नेंस वाला वर्चुअली गुड गवर्नेंस का इंडेक्स, और कहा अभी तो ये केवल ट्रेलर है, विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर कैसे चलेगा वो खाका हो चुका है, तैयार होने वाला है भारी भरकम निवेश। इसके साथ ही यूक्रेन से तनाव हो चुका है, ब्रिटेन ने भेजे 30 सैनिक, अमेरिका ने भी भेजे, यानी दुनिया के तमाम देशों के सैनिक यूक्रेन भेज रहे हैं। यूएन महासचिव जी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा शांतिपूर्ण समाधान करे। भारत और पाकिस्तान तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को भी नकार दिया है, यानी पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों पीएम मोदी ने कुछ एक बड़े ऐलान किए हैं। वहीं चुनाव, यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पश्चिमी यूपी पलायन का गढ़ रहा, कैराना में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, घर छोड़कर भागे मौलाना। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको भी गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बार 26 जनवरी की परेड होगी खास 1965 और 1971 के युद्ध में इस्तेमाल किए गए सेंचुरियन टैंक समेत अन्य हथियार भी देखने को मिलेंगे। भारतीय सेना ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड में 16 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड और विभिन्न राज्य विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां हिस्सा लेंगी। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में इस्तेमाल किए गए हथियारों और उपकरणों को स्वतंत्रता दिवस के 75 साल की आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में इस गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर परेड किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों चीन और पाकिस्तान को भारत ताकत भी दिखाएगा। 26 जनवरी को बख्तरबंद वाहन और तोपखाने के टुकड़े पिछले दशकों में भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से लड़ी गई लड़ाई का प्रतीक होगा। बयान में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सेना का प्रतिनिधित्व एक घुड़सवार दल, 14 मशीनरीकृत दल, 6 पैदल टुकड़ियों और विमानन विंग के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के एक फ्लाई पास्ट की ओर से किया जाएगा। और ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 2 खास करके HT इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली समेत टारगेट कैट मिसाइल समेत जितनी भी भारतीय सेना की जितनी टुकड़ियां हैं वो सब शामिल होने वाली है और चाइना और पाकिस्तान को ताकत दिखाएंगी। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर शोपियां मुठभेड़ में 2 आतंकियों का ढेर किया है सेना ने। गणतंत्र दिवस से पहले कई इलाकों में चलाए गए हैं ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की टूटी कमर। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में शनिवार को हुए मुठभेड़ में आतंकी संगठन द रजिस्टर्ड फ्रंट TRF के 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ आतंकियों पर कहर बनकर टूटे हैं। आपको बता दें कि कहर बनकर टूटे हैं और पुलिस ने बताया है कि जिले के किलवन गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया गया है और इस दौरान घर घर तलाशी ली गई है। घेरा सख्त होता देख एक मकान में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआत में संयम बरतते हुए सुरक्षा बलों ने छिपे आतंकियों को आत्मसमर्पण का मौका भी दे दिया। कई बार उनसे हथियार डालने की अपील की गई, इसके बाद भी वे नहीं माने और सुरक्षा बलों पर लगातार फायरिंग करते रहे। अंततः सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई और उनमें एक एक करके 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की और बताया है कि मारे गए आतंकियों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। दोनों TRF के स्थानीय आतंकी बताए जा रहे हैं। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर 34 राष्ट्रीय राइफल्स पुलिस तथा CRPF ने तलाशी अभियान भी चलाया हुआ है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर कहर बनकर टूटी सेना। एक और अपडेट लेते हैं, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का नया खेला, कश्मीर जम्मू कश्मीर गुड गवर्नेंस इंडेक्स को वर्चुअली लॉन्च कर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पहला राज्य बना है और इसके साथ ही
जल्द ही हम कहीं ना कहीं इसके चुनाव भी कराएंगे इसमें। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को वर्चुअली लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 20 जनवरी जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में ये DGGI जारी किया है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के विकास में पारदर्शिता लाना है और इनके साथ ही जम्मू कश्मीर गुड गवर्नेंस इंडेक्स प्रभावी बनाने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि परिसीमन शुरू हो गया है और जल्द ही चुनाव होंगे। मैंने लोकसभा में आश्वासन दिया है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। अमित शाह ने इस कार्यक्रम को लॉन्च करने से पहले ट्विटर करके कहा था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पारदर्शी और लोगों के अनुकूल प्रशासन प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। जम्मू कश्मीर की हमारी बहनों और भाइयों को पारदर्शी और लोगों के अनुकूल प्रशासन प्रदान करने की पीएम मोदी जी की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए DGGI लॉन्च करूंगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूक्रेन में तनाव, ब्रिटेन ने भेजे 30 सैनिक, अमेरिका में विधेयक पेश। अब बाल्टिक देशों ने भी रूस को चेताया। यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को भेजे टैंक विरोधी हथियारों पर सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण के लिए 30 सैनिकों का समूह भेजा गया है। इसके अलावा ताजा जानकारी के मुताबिक बाल्टिक देशों ने भी रूस को चेतावनी देते हुए सेना भेजने की धमकी दे दी है। उधर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोहराया है कि यदि यूक्रेन पर हमला हुआ तो रूस को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं अमेरिकी संसद में दुपक्षों ने यूक्रेन से समझौते के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत करने संबंधी बिल पेश कर दिए हैं और ये सभी हालात यूक्रेन के समुद्री क्षेत्र में संकट बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी रसिया के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं बाल्टिक देश भी रशिया के खिलाफ उतर चुके हैं। बाल्टिक देशों में कई देश आते हैं, बाल्टिक देशों ने चेताया है। इसके साथ ही ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई पावरफुल देशों ने रूस के खिलाफ अपने सैनिकों को भेज दिया है, यानी तनाव चरम पर है। कभी भी रसिया जो है यूक्रेन पे हमला कर सकता है और फिर रिटेलिएशन में अमेरिका और ब्रिटेन समेत बाल्टिक देश भी हमला कर सकते हैं रूस पर। तो दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं कि हालात बेहद बेकाबू हो चुकी है। बाल्टिक देशों की राज्यों में बात करें तो एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआना ने यूक्रेन सीमा पर सैनिकों की तैनाती को लेकर रूस को चिताते हुए धमकी भी दे डाली है। तो दोस्तों, हालात बेहद तनावपूर्ण बन चुके हैं। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं। हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में कैसे परिसीमन के बाद एक तरीके से नए तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि परिसीमन शुरू हो गया है, जल्द ही चुनाव होंगे। लोकसभा में आश्वासन दिया जैसा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। तो ये एक बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि परिसीमन को लेकर बौखलाई हुई है, रो रही है महबूबा मुफ्ती एंड कंपनी। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों का रोना जो है वो स्वाभाविक दिख रहा है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी एक और खबर निकल कर UN महासचिव ने जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान के टकराव को लेकर जताई चिंता, पाकिस्तान को दिया करारा झटका, कहा तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नकारा। उन्होंने कहा कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं है। UN महासचिव ने जम्मू कश्मीर के शांतिपूर्ण समाधान की बात कही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने उम्मीद जताई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो सकता है। गुतेरेस ने कहा है कि जैसा कि हम जानते हैं, हमारा वहाँ एक शांति रक्षक अभियान है। उन्होंने कहा है कि मैंने कई बार अपनी ओर से सहयोग की पेशकश भी की है और हमें उम्मीद है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जा सकता है और कश्मीर में ऐसी स्थिति है जिनमें मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है तथा जिनमें लोग शांति एवं सुरक्षा के साथ रह सकते हैं। गुतेरेस संवाददाता सम्मेलन के दौरान कश्मीर मुद्दे पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे थे। गौरतलब है कि नई दिल्ली ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि दशकों से भारत का रुख स्पष्ट रहा है और दोनों देश जम्मू कश्मीर पर द्विपक्षीय तरीके से चर्चा कर सकते हैं। गुतेरेस ने कहा अगस्त 2019 में बड़ा बयान दिया और कहा कि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पे भारत पाकिस्तान को आपसी भाईचारे के जरिए मसले को सलटाना चाहिए। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, उइगर मुस्लिमों को प्रताड़ित करने
करने में पाकिस्तान करता है चाइना की मदद, फ्रांस ने प्रस्ताव पारित किया, बौखला गया इमरान खान। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों का मसीहा बनने का दावा पाकिस्तान करता रहता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का दिन तो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हो हल्ला करने में ही गुजर जाता है। लेकिन पाकिस्तान और इमरान खान के सबसे बड़े पाप का पर्दाफाश हो गया है और रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि चीन में उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने में पाकिस्तान काफी मदद करता है। सिंजियांग में रहने वाले उइगर मुस्लिमों पर चीन जमकर अत्याचार करता है, जिनकी दुनिया भर के देशों में निंदा की जाती है। लेकिन सिंजियांग में उइगर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर पाकिस्तान लगातार चुप्पी साधे रहता है। इतना ही नहीं, लेटेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से उइगर मुसलमानों पर अत्याचार में चीन की बाकायदा मदद की जाती है। सीपीईसी और काफ़ी ज़्यादा कर्ज देकर पाकिस्तान को करीब करीब अपना गुलाम बना लेने वाला चाइना जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान को भी अपना गुलाम बना चुका है। यही कारण है कि फ्रांस ने अब एक प्रस्ताव पारित कर दिया उइगर मुसलमानों के समर्थन में। अब अपने आप को तुर्की और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्रीज बताने वालों को यह करारा उनके मुंह पे झटका है। एक और अपडेट, भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई, 8 लाख नेपाली मुद्रा व 56 चीनी मोबाइल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सुपौल जिले के बीरपुर में लगी भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के 45 बटालियन ने शुक्रवार की सुबह 2 अलग अलग तस्करों से करीब 8 लाख नेपाली मुद्रा व 56 चीनी मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। इन सिलसिले में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई और एसएसबी की 45वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट आलोक कुमार ने ये जानकारी दी है। हम चलते हैं, एक और अपडेट ले लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, गृह मंत्री घुसे कैराना में, जिहादियों का गढ़ माना जाता है। गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर डाली है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को घर घर संपर्क कर अभियान के तहत शामली जिले के कैराना शहर की गलियों में गए। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गृह मंत्री शाह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपने हाथों में पर्चे और पार्टी की प्रचार सामग्री लोगों के बीच ले गए। इसके साथ ही उन्होंने अपने कामों को गिनाया। योगी आदित्यनाथ के कामों को गिनाते हुए कहा है कि पलायन कराने वाले अब पलायन कर गए हैं। पहले व्यापारी और हिंदू पलायन करते थे, लेकिन आज जो पलायन करने पर मजबूर करते थे वही पलायन कर दिए हैं। जय जय श्री राम और भारत माता की जयकारों के बीच पूरी तरीके से गृहमंत्री अमित शाह का कैराना के लोगों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि कैराना में नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने कहा था कि हिंदुओं की दुकानों पर आप कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। हम चलते हैं, एक और अपडेट, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सख्त हुआ चुनाव आयोग। रैलियों, रोड शो पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। पंजाब, गोवा, यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में वोटिंग होगी। कोरोना और चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं अब आयोग ने इसे रोक को 31 जनवरी तक बढ़ा भी दिया है। दरअसल 8 जनवरी को यूपी, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी तरीके की चुनावी रैलियां, रोड शो और बाइक शो को पूरी तरीके से पाबंदी लगाने की बात कही। एक और अपडेट, मोदी जी ला रहे हैं एक ऐसा कानून, चाहेंगे जब चाहेंगे आईएएस और पीसीएस को दिल्ली बुलाकर खड़ा कर देंगे, कोई स्टेट विरोध नहीं कर पाएगा। ममता जैसे नेता हुए हैरान। मोदी सरकार, पिछले साल मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक आईएएस अफसर की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मोदी सरकार ने बंगाल के आईएएस अधिकारी अल्पन बंडोपाध्याय को उनके रिटायरमेंट के आखिरी दिन ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने को आदेश दे दिया, लेकिन ना तो अल्पन ने ऐसा किया और ना ही ममता ने उन्हें रिलीव ही किया। अल्पन ने रिटायरमेंट ले लिया और ममता के मुख्य सलाहकार बन गए। अब मोदी सरकार आईएएस अफसरों की नियुक्ति के नियमों में ऐसा बदलाव करने जा रही है कि बंगाल या कोई भी राज्य केंद्र सरकार के बुलाने पर किसी भी आईएएस अफसर को भेजने से मना नहीं कर पाएंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस प्रस्तावित संशोधन का पहले ही विरोध कर दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनका इलाज भी गृह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने ही जा रहे हैं। एक और अपडेट, यूएस के प्रतिबंधों से भड़का चाइना, अमेरिकी मिसाइल प्रतिबंधों को बताया पाखंड।
अमेरिकी द्वारा 44 चीनी विमान कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने पर चीन तिलमिला उठा है। अमेरिका के इस एक्शन की आलोचना करते हुए चीन ने कहा है कि अमेरिका ने कथित तौर पर मिसाइल प्रौद्योगिकी का निर्यात करने वाली चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे लेकर चीन ने बनेगा पाकिस्तानी घुसपैठ के लिए काल, चीन भी नहीं दिला पाएगा भारत में एंट्री। दोस्तों जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की नई रणनीति को विफल करने के लिए सीमा पर बॉर्डर ग्रिड को अपग्रेड किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक चाइना की ओर से पाकिस्तान घुसपैठियों की मदद के लिए उच्च तकनीकी से लैस ऐसी वर्दी दी जा रही है जिनको लॉरेंस यानी लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम और ड्रोन भी नहीं पकड़ पाते हैं। ऐसे घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बॉर्डर ग्रिड में तकनीकी अपग्रेड करने पर फोकस किया जा रहा है। डिटेक्शन उपकरणों को अपग्रेड कर ग्रिड का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही कई चरणों में जवानों की तैनाती को भी बढ़ाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बॉर्डर ग्रिड की लगातार मजबूत किया जा रहा है और इनकी वजह से घुसपैठियों को भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर के अंदर ही मार गिराया जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं LOC पर जिस तरीके से ये घुसपैठियों के लिए सेना ग्रिड बना रही है, बॉर्डर पर ग्रिड बन रहा है, उससे कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के सैनिकों के लिए अभी भारी भरकम काल हो गया है। एक और अपडेट, ऑस्ट्रेलिया चुनाव के बाद होगी क्वाड देशों की बैठक, जापान में जुटेगी दुनिया की 4 बड़ी ताकतें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को 2022 की पहली छमाही में जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के टोक्यो दौरे के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है। इस दौरान यानी मई के महीने में क्वाड शिखर सम्मेलन की उम्मीद है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। क्वाड की बैठक में स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक, कोविड-19 में पनपी चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। इसके अलावा एजेंडे में ऊर्जा और बुनियादी ढांचों का विकास भी शामिल है। आपको बता दें कि क्वाड देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल है। पिछले शिखर सम्मेलन जो कि 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था और मामले की जानकारी वालों ने ये बड़ी बातें बताई हैं। एक और अपडेट ले देते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान फिर से हुआ डिजिटल स्ट्राइक, तिलमिलाया पाकिस्तान। 40 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल समेत कई सोशल अकाउंट हुए पूरी तरीके से बंद। जी हाँ, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर फिर से डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। देश विरोधी कंटेंट वाले 35 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट में ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले दिसंबर 2021 में भारत ने देश विरोधी कंटेंट वाले 20 यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी भी दी है। अपूर्व चंद्रा ने बताया है कि देश विरोधी कंटेंट वाले यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट और फेसबुक पेज पर बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स थे और करीब 130 करोड़ व्यूज़ भी थे और ये सभी अकाउंट्स पाकिस्तान के बाहर के थे। फेक न्यूज़ पर प्रचार प्रसार कर भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ प्रसारित कर रहे थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने बताया है कि शुक्रवार को देश विरोध कंटेंट वाले 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर, 2 इंस्टाग्राम, 1 फेसबुक अकाउंट्स और 2 वेबसाइट के खिलाफ IT नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, महिलाओं के खिलाफ मोर्चा, अब शरिया कानून थोपने के लिए समर्थकों से प्रदर्शन करा रहा तालिबान। हिजाब अनिवार्य करने की उठाई मांग। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद से महिलाओं के लिए जहां रोजाना कोई न कोई फरमान जारी हो रहा है, वहीं अब कुछ तालिबानी समर्थकों ने उन महिलाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो कि हिजाब नहीं पहन रहे हैं और शरिया कानून का पालन कर रहे हैं। दरअसल काबुल में तालिबान द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन में कई 100 अफगान पुरुषों ने भाग लिया और जमकर महिलाओं के विरोध में नारेबाजी की। सभी का एक ही नारा था, हमें शरिया कानून चाहिए, हम हिजाब चाहते हैं, भले ही हम इसके लिए मर ही क्यों न जाएं। सभी प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महिलाओं को हर हाल में हिजाब पहनना होगा और शरिया कानून को मानना ही होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। अमेरिका किसी भी हाल में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए ट्रंप ने रची थी साजिश। शीर्ष सैन्य अधिकारी को दिया था EVM जब्त करने का आदेश। 2020 में अमेरिकी चुनाव को लेकर सामने आए एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के उच्च अधिकारी को वोटिंग मशीन जब्त करने का आदेश दिया था और यह आदेश व्हाइट हाउस की ओर से लिखित में जारी किया गया था। नेशनल आर्काइव द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मतदाताओं की इच्छा के बिना भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर बने रहना चाहते थे।
व्हाइट हाउस द्वारा ये आदेश 16 दिसंबर 2020 में जारी किया गया था। इस आदेश के साथ ही एक विशेष वकील को भी तैनात करने को कहा गया था। दरअसल वोटिंग मशीन जब्त करने के बाद कई तरीके के विवाद सामने आते और उनसे निपटने के लिए वकील की तैनाती भी की जानी थी। हालांकि इस आदेश से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हुए और यह पत्र भी उन्हीं 750 दस्तावेजों का ही एक हिस्सा है। एक और अपडेट लेते हैं। अबू धाबी पर हूतियों के हमले की संयुक्त राष्ट्र ने की निंदा, 2 भारतीयों की मौत पर संवेदना भी जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अबू धाबी में उस जघन्य आतंकी हमलों की शुक्रवार को कड़ी निंदा की है जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ ही मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई है। 17 जनवरी की सुबह हूती विद्रोहियों ने अबू धाबी में हवाई अड्डे के क्षेत्र को निशाना बनाया था। हमले के चलते 3 पेट्रोलियम टैंकरों में विस्फोट हुआ था जिनमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई थी और 6 अन्य नागरिक भी घायल हो गए थे। यूएई मिशन के एक बयान में कहा गया था कि हूतियों ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी। 15 देशों की परिषद द्वारा जारी किए गए एक प्रेस बयान में संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली इकाई ने 17 जनवरी को अबू धाबी में सऊदी अरब के अन्य स्थानों पर जघन्य आतंकवादी हमले की